बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 1.3 डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर है। हमने लास्ट टॉपिक में जिस तरह डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने जो यूनिट्स थे वो इस्टेब्लिश किए हुए थे। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि ब्रिटिश सिस्टम जो है उसके अंदर इंचेस और फीट के अंदर हो रही थी, जबकि फ्रेंच सिस्टम के अंदर मीटर में लेंथ की मेजरमेंट हो रही थी। ये एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो हो क्या रहा था कि जब विद इन कंट्री आपस में वो मेजरमेंट कर रहे थे तो हाँ, वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब आप क्रॉस बॉर्डर या ग्लोबल लेवल पे आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों का, तो उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसे यूनिट्स डिफाइन किए जाएं जो कि सब कंट्रीज जो हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसको इस्तेमाल किया जा सके आपस में लेन देन के लिए। तो इंटरनेशनल कोलेबोरेशन की जब बात आती है तो उसके लिए एक सिस्टम डिवाइस किया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, किन क्वांटिटीज़ को कंसिडर किया गया कि इनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो 1961 के अंदर एक कमेटी जो है उसने इस्टेब्लिश किया इस सिस्टम को। इस सिस्टम के अंदर बेसिकली 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ से क्या मुराद है, हम इसको आगे डिफाइन करेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आप समझे कि जो सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको मज़ीद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनकी जो यूनिट्स होते हैं उनको आगे बेस यूनिट्स कहा जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली 7 बेस यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब वो कौन कौन से हैं हम उनको एक नज़र देख लेते हैं, या आप तस्वीर में देख सकते हैं। हमारे पास जो लेंथ है वो एक बेस क्वांटिटी है। अब लेंथ चूंकि एक बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है मीटर, और उसको हम किससे डिनोट कर रहे होते हैं, एम के साथ। इसी तरह आप देखें जो हमारे पास सेकंड है, जो यूनिट ऑफ टाइम है उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं सेकंड एस के साथ। और इसी तरह जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन है, इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट है, और ये किलोग्राम है। ये सारी 6 7 क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके बेस यूनिट्स हैं। हम इनको देखते हैं। हमने पीछे भी डिफाइन किया था कि बेस क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, ये हमने लास्ट टॉपिक में देख लिया था। अब उन्हीं क्वांटिटीज़ के जब हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं हम उनको कहते हैं बेस यूनिट्स, और जो उनसे आगे मजीद डिराइव होंगे उनको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, अब हम बेस यूनिट्स की एक परफेक्ट सी जो डेफिनेशन है, जो सिंपल आपकी बुक में भी मेंशन है, आप कर लेते हैं ताकि आप इसको एक तैयार कर सकें। तो बेस यूनिट्स क्या होते हैं, वो यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट हों और उनको किसी दूसरे यूनिट या किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत ना हो डिराइव होने के लिए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जिनको एक्सप्रेस किया जा सके इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, यानी वो खुद अपने तौर पे आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको डिराइव यूनिट्स यानी किसी से वो अखज़ किए जाते हैं। और बेस यूनिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी से डिराइव नहीं होते। ठीक है, ये यही पॉइंट नीचे भी लिखे हुए हैं कि ये बुनियादी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको मज़ीद तोड़ा नहीं जाता क्योंकि ये खुद बजाते खुद बेस हैं। इसी तरह मीटर्स हैं, किलोग्राम हैं और सेकंड हैं। ट्रैक यूनिट्स की बात करें तो ये डिराइव होते हैं बेस यूनिट से। इनको आगे हम डिफरेंट जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसकी एग्जांपल में स्पीड, एरिया और वॉल्यूम, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अगली स्लाइड में। अच्छा, अब हमने बेस यूनिट्स की बात की तो उसकी एग्जांपल के तौर पे हमने सबसे पहले देखा था कि लेंथ है, मैस है, टाइम है। अब इसी तरह डिराइव यूनिट्स में देखें तो हम हमारे पास एक एरिया शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने एरिया को डिस्क्राइब किया। अब आप अगर फॉर एग्जांपल एरिया की बात करते हैं तो एरिया अगर हम डिफाइन करें किसी फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट हमने ऊपर अभी डिस्क्राइब किया है, वो बेसिकली क्या होता है, मीटर। और विड्थ ये भी किस में मेजर की जाती है, मीटर के अंदर। तो ओवरऑल हमारे पास क्या यूनिट बन जाता है एरिया का, मीटर स्क्वायर इस केस में। ठीक है, तो यही बात है। अब इसको आप जरा देखें कि एरिया को हमने कहा है कि ये एक डिराइव क्वांटिटीज है। क्यों डिराइव है, क्योंकि इसके अंदर देखें किसकी यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, ये किससे हमने निकाला है, लेंथ का यूनिट इस्तेमाल किया बेसिकली मीटर, इसी तरह विड्थ का यूनिट भी मीटर। तो हमने एक बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए एक डिराइव यूनिट निकाला है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक डिराइव क्वांटिटी है, और मीटर स्क्वायर जो है ये एक डिराइव्ड जो है उसका यूनिट है। इसी तरह अगर हम बात करें स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड की अगर हम बात करें उसको चलो हम लेट्स सपोज वी से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, एस को मैंने डिस्टेंस से डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया।
ठीक है। तो डिस्टेंस का हम जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो मीटर के अंदर होती है, और जो टाइम है वो मेजर हो रहा होता है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकंड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पीड है वो भी एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि उसके अंदर वो किससे निकल रही है बेसिकली। देखिए, लेंथ लेंथ एक बेस क्वांटिटी थी हमारी, और टाइम वो भी एक क्या था हमारे पास, बेस क्वांटिटी थी। तो उनको इस्तेमाल करते हुए हमने एक और यूनिट निकाला जो कि स्पीड का यूनिट है, वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। आपकी बुक में ये टेबल्स बने हुए हैं, आप इनको देखिएगा कि आपके पास ये डिफरेंट बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी टेबल देख लेते हैं, ये लेंथ है, इसका यूनिट मीटर है, मैस मैस किलोग्राम है, टाइम है सेकंड, उसका यूनिट उसको ऐसे शो करते हैं सिंबल, और इसी तरह ये टोटल मिला के 7 हैं। इनकी डेफिनेशन जो है, इनको कैसे बनाया गया, इनको कैसे डिफाइन किया गया, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इनको सिंपली देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ में भी देखें तो उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, ये हमने इसमें से एरिया डिस्कस किया है, अभी स्पीड डिस्कस किया है, बाकी भी आप ये चीज़ें सारी देख सकते हैं। इन सब को आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारे पास आगे क्या आ रहा है, हमने ड्राइव यूनिट्स की बात कर ली, उसकी एग्जांपल्स देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने क्या करना है कि यूनिट ऑफ चार्ज को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पियर्स और सेकंड की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है। हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, हमने चार्ज का एक्सप्रेस करना है। अब जब चार्ज का एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता हो कि चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, हमें करंट की डेफिनेशन पता है, वो क्या होती है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर हम Q को एक साइड पे करें, ये हमारा चार्ज है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब हम देखें तो हमारे पास जो Q है ये चार्ज है, आई का यूनिट ये क्या है, करंट है। ऊपर हमने देखा था बेस यूनिट्स के अंदर जो करंट का यूनिट है वो क्या होता है, एम्पेयर होता है, और जो टाइम का यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड। तो हमने चार्ज को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस किया, ए जो है वो एम्पेयर है यहाँ पे, और जो एस है वो सेकेंड है। तो हमने चार्ज को इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर और सेकेंड में एक्सप्रेस किया। अब दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें जो पी है आपके पास वो क्या है कि प्रेशर को पास्कल के अलावा किसी और यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको प्रेशर की डेफिनेशन पता हो कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स, इसको जो मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं प्रेशर। अब हमने ऊपर ही देखा है, अभी आप टेबल देखेंगे उसमें आपके पास दिया हुआ है कि जो फोर्स का यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। इसको हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, और जो एरिया है उसको मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने प्रेशर को भी एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, और जो चार्ज था उसको इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर सेकेंड में एक्सप्रेस करके हमने दिखा दिया। अच्छा, अब इसी के अंदर एक सब टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बाज़ात क्वांटिटीज़ आ जाती हैं या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ आ जाती है, इतनी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उनको लिखने बैठें तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है हमारा काम। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये ऐसे सिंबल्स हैं या ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस का काम क्या है कि ये सिंबल्स हैं जो कि ऐसा यूनिट्स के शुरू में इस्तेमाल की जाते हैं ताकि बड़ी क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई करके हम एक अच्छी तरीके से लिख सकें, ताकि हमारे लिए उसको डील करना आसान हो। अब हमारे पास प्रीफिक्सेस ये क्या है, ये आपकी बुक में टेबल 1.4 दिया गया है, ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एटो है, ये 10⁻⁻18 है, फेमटो है 10⁻⁻15। इसको आप जैसे जैसे डील करते रहेंगे ये आपको मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी यूनिट की कौन सी प्रीफिक्स की क्या वैल्यू है। मिली है 10⁻⁻3, सेंटी है -2, डेसी है -1। तो इसको हम देखते रहेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को इसके साथ आप फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये किलो है, ये 10⁻³ होता है। इसको हम वैसे अगर हम 10⁻³ को लिखें तो
1000 है, इसी तरह 10⁵ है। इसको हम देखते हैं कि आगे 10⁶ है। अगर अब हम इसको एग्जांपल्स को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये किस तरह काम कर रहे होते हैं, प्रीफिक्सेस और इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा, ये आपने एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर है, अब देखें इसमें जो मीटर है वो एक बेस यूनिट है और के क्या है, यहाँ पे एक प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है। ये क्यों इस्तेमाल हुआ है? बेसिकली हमें पता है कि 1 किलोमीटर, अब हमने ऊपर ही, आप इस टेबल में जाएं, इस टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, किलो की आप देखें कि वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 10⁻³ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि 10⁻³ है तो इट मीन्स कि 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर्स। तो 10⁻³ को अगर हम सिंपली सॉल्व करके लिखें तो वो क्या होता है, 1000 मीटर्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर आ गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि 1 मिलीमीटर किसकी इक्वल है, तो 1 मिलीमीटर क्या है, मिली की आप देखें अपने टेबल में जाएं ऊपर और चेक करें कि 1 मिलीमीटर की क्या है। तो मिली की जो वैल्यू है वो है 10⁻³ तो हम इसको क्या करते हैं, 10⁻³ इंटू मीटर। अब 10⁻³ क्या होता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है बेसिकली 1/1000। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.001 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास 1 मिलीमीटर की वैल्यू है। तो ये आपने एग्जांपल्स को देख लेना है ज़रा। अभी हम बात करते हैं जो आपके बुक के अंदर डिफरेंट टेबल्स दिए गए हैं या कोई क्वेश्चन दिए हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ना एक ये क्वेश्चन है कि 100 मीटर जो है वो किसकी इक्वल है। अब हमने देखना है कि 100 मीटर इधर किस चीज़ के इक्वल है। तो इस चीज़ को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सब ऑप्शंस को देखना शुरू करेंगे कि ये चीज़ किस चीज़ की इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो हम ज़रा सबसे पहले देखते हैं 1 किलोमीटर, क्या ये इक्वल है 100 मीटर के ऊपर कि नहीं। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, दिस मीन्स 10⁻³ मीटर्स। तो ये किसकी इक्वल हुआ, 1000। इसका मतलब है जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो वो क्या है, 100,000 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 100,000 मिलीमीटर की अगर हम बात करें तो इट मीन्स 10⁻³ मीटर। ठीक है, 10⁻³ का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इसको अगर हम नीचे लेके जाएं तो इट मीन्स 10⁻, क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10⁻³ और ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास अगर आंसर हम देखें तो वो क्या आ रहा है, 100 मीटर। तो इट मीन जो आपका सी ऑप्शन है इस केस में वो इसके क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है 100 मीटर के ऊपर। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये जो वाला 1000 मीटर, 100,000 मिलीमीटर वाला जो ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है वो इस केस में करेक्ट है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं। अब ये आपका टेबल 1.5 दिया गया है, इसके अंदर डिफरेंट जो मैथ्स के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं कि आपके पास कौन कौन से मैथ्स के यूनिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, एक तो यूनिट इन्होंने दिखाया है वो है 100 kg, वो किसकी इक्वल है, 1 क्विंटल की इक्वल है। और 10 क्विंटल और 1000 kg किसकी इक्वल है, 1 टन की इक्वल है। इसको आप देख सकते हैं, हम इसको ज़रा लिख के देख लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या हमें रिलेशन जो है वो बताना चाह रहे हैं। हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि इसमें वो हमें क्या रिलेशन हमें बताना चाह रहे हैं। हम ज़रा इसको अगर थोड़ा सा इस तरह करके देखें कि हमारे पास 1 क्विंटल जो है वो किसकी इक्वल है, 100 kg की इक्वल। और जो दूसरा वो हमें चीज़ बताना चाह रहे हैं वो क्या है, 10 क्विंटल। ठीक है, तो 10 क्विंटल किसकी इक्वल होगा हमारे पास, क्योंकि 1 क्विंटल जो है वो 100 kg की इक्वल है, तो 10 क्विंटल किसकी इक्वल हो जाएंगे आपके पास, 10,000 की इक्वल, सॉरी 1000 की इक्वल। और 1000 kg और ये किसकी इक्वल होता है, 1 टन की इक्वल। तो आपने ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करनी है कि हमारे पास
1 क्विंटल और केजी का आपस में क्या रिलेशन है, 1 क्विंटल और टन का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको आगे जो कैलकुलेशंस हैं उसमें फिर आपको हेल्प होगी कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है हमने। अब ज़रा टेबल 1.6 में आप देख लें कि इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें कुछ ज़्यादा आपको कोई इन्होंने नई चीज़ नहीं बताई, वो ऊपर जो हमने डिस्कस किया तकरीबन वही है। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि आपने कोई भी यूनिट अगर इस तरह निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 सेंटीमीटर लिखता हूँ, तो मैंने ऊपर आपको कहा था कि आप टेबल में जाएंगे, पहले देखेंगे कि सेंटी की वैल्यू क्या है। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻² इंटू मीटर्स, ठीक है। फिर हमें पता है कि जब भी कोई पावर ऊपर माइनस में है तो वो नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 100 और 10⁻² किसकी इक्वल होता है, 100, और साथ हमारे क्या चल रहा है, मीटर की वैल्यू वैसे चल रही है। तो 100 और 100 आपस में क्रॉस होंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 मीटर की। इसका मतलब है आप कोई भी इस तरह का रिलेशन जो है ड्राइव करना, आपने सिंपली उसको लिखना है, उसको सॉल्व करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम नीचे से एक और भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो नीचे दिया गया है हम इसको देखते हैं। जो हमारे पास 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर की इक्वल है। इसी तरह 1 मिलीमीटर की बात आप कर रहे हैं तो वो क्या है, 10⁻³ मीटर। ये ऊपर टेबल की वैल्यू, क्योंकि मिली जो है वो 10⁻³ होता है, तो ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, अब आपको इधर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव अगर कोई पावर है तो इसका मतलब क्या है कि वो नीचे चली जाएगी और उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा हमेशा। अब आप ज़रा एक चीज़ को और करें कि आपके पास जो मैस का यूनिट है जो कि एक बेस यूनिट है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ऊपर कि हमारे पास जो मैस है वो एक बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट जो है वो क्या है, केजी में हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि ये जो के है ये क्या है, एक प्रीफिक्स है, हमने अभी डिस्कस किया। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ तो इट मीन्स कि जो हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं उसमें से केजी एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर प्रीफिक्स जो है वो पहले से इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें जो आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इन कैलकुलेशंस को आगे पीछे चेंज करके देखेंगे तो आपका इनके ऊपर हाथ बैठना शुरू हो जाएगा। आप इनको प्रैक्टिस करें। अच्छा, आपकी बुक में आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ इनको सॉल्व करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें, इसको आपने सॉल्व करना है और इनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ किसके, बेस यूनिट्स की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। अच्छा, अब इसमें पहले को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 5000 मिलीमीटर है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले इनको सॉल्व करते वक्त आपने क्या करना है कि जो आपके पास प्रीफिक्स मौजूद है उसकी आपने वैल्यू टेबल में से देखनी है। जो मिली की वैल्यू है वो 10⁻³ है। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 5000 मैंने कहा था उस पावर को नीचे लेके जाएं, वो 10⁻³ मीटर हो जाएगी। 10⁻³ आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1000 बन जाएगा वो। इसको आप सॉल्व करें, ये कट गए आपस में, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 मीटर। तो 5000 मिलीमीटर जो है वो किसकी इक्वल है, 5 मीटर की। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर क्या है हमारे पास 3000 ग्राम है, यानी ग्राम्स को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ केजी के ऊपर। तो आप बेसिक कन्वर्जन के ऊपर जाएं। हमने ऊपर अभी बात की थी कि 1 केजी जो है वो बेसिकली किसकी इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के ऊपर। आपने इसको यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि 1 ग्राम किसकी इक्वल होगा, ये हमने देखना है और इसको कन्वर्जन की तरफ लेके जाना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3000 ग्राम है, ठीक है, और हमें पता है कि 1 केजी के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। यहाँ पे आप 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो 1 केजी ओवर 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब ये आपके पास एक रिलेशन जो है ये पहले से आपको आइडिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 3000 इंटू 1 ग्राम है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 ग्राम किसकी इक्वल है, मैंने आपको अभी दिखाया है, वो किसकी इक्वल है, 1/1000 केजी की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1000 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 केजी। इसी तरह हम जो नेक्स्ट वाला है उसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपके पास 2000 माइक्रो सेकेंड।
अब आपने टेबल में जाना है, आपने देखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। जो 2000 टू माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁻6 इंटू सेकेंड्स। उसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6। और आप इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे आपके पास, 4, 5 और 6। ठीक है, ये 3 ज़ीरो यहाँ से चले गए तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 2/1000। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में 2 इंटू 10⁻⁻3। और साथ हमारा क्या चल रहा था, इधर भी सेकंड आ रहा है, चल रहा है सेकंड, और यहाँ पे भी सेकंड चल रहा है। तो आप इसको अगर सिंपली लिखना चाहें और टेबल में जाके देखें तो 10⁻³ जो है वो बेसिकली मिली की इक्वल है। इसको आप 2 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं, यानी 2000 माइक्रोसेकंड जो है वो 2 मिली सेकेंड के इक्वल है। आप इसी तरह की जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में भी देखेंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इन चीज़ों को क्लियर होगा। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या किया है डिस्कस, हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखा है, उसका बेस यूनिट्स को थोड़ा बहुत देखा है, उसके बाद डिराइव यूनिट्स को देखा है, उनके सिंबल्स को देखा है, फिर कुछ प्रैक्टिस की है, एग्जांपल्स की कि हमने किस तरह कन्वर्जन्स करनी है और इनको अपनी अपनी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करना है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप इसके बारे में पूछें, फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।